हेलो एवरीवन, वेलकम पॉइंट सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के इस क्लास में आज हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। शेयर कैपिटल आप सभी जानते हैं, अंश पूंजी क्या होती है। शेयर कैपिटल हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में हमने शेयर कैपिटल की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में पढ़ा है। क्योंकि इस बार हम इस क्लास में कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा एक एक्ट हमारे सिलेबस में है, तो जिसमें शेयर कैपिटल भी एक इसका टॉपिक है। शेयर कैपिटल दो वर्ड हैं, शेयर और कैपिटल, अंश पूंजी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर होता क्या है, शेयर का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो शेयर का मतलब यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ लगाएं या इसका जो मीनिंग होता है वो हिस्सा या भाग होता है, जिसे हम पोर्शन भी कह सकते हैं। तो किसी कंपनी की जो पूंजी होती है वह अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई होती है। इस तरह से अंश पूंजी वाली कंपनी की जो होल कैपिटल होती है, जो कंप्लीट कैपिटल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पूरी पूंजी भी कह सकते हैं, एक निश्चित अमाउंट के हिस्सों में विभाजित होती है। यानी निश्चित अमाउंट के जो पार्ट होते हैं, जो शेयर होते हैं, उसमें डिवाइड होती है। यानी कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। यानी संपूर्ण पूंजी को एक निश्चित रकम के हिस्सों में विभाजित किया जाता है, तो उसे हम अंश कहते हैं। जैसे किसी कंपनी की कंप्लीट जो कैपिटल है वह 10 लाख है, जो 10 रुपए के निश्चित राशि के 1 लाख अंशों में विभाजित है, तो 10 लाख रुपए की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अंश एक निश्चित रकम की बहुसंख्यक इकाइयों में से एक हिस्सा है जिसमें एक कंपनी की पूंजी को विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये किसी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको अलग अलग हिस्सों, उसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं या पार्ट होते हैं, उसे ही हम शेयर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या अंश पूंजी की जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होती हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। उसके पहले हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अंश की विशेषताएं क्या होती है, एक शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले शेयर को भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, चल संपत्ति मानते हैं, क्योंकि इसे इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी तरह से ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं, यानी इनका आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल में जो प्रोविजंस होते हैं, यानी कंपनी के आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अंश किसी अंश पूंजी वाली कंपनी की अंश पूंजी का एक पोर्शन ही होता है, एक हिस्सा ही होता है या एक भाग होता है। और एवरी शेयर हैज़ इट्स फेस वैल्यू, प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य होता है। बिना अंकित मूल्य के, बिना फेस वैल्यू के इन्हें इशू नहीं किया जा सकता है। यानी जब भी इशू निकलता है तो उसकी फेस वैल्यू के बारे में ज़रूर लिखा हुआ रहता है, या हमें ये पता रहता है किसी शेयर की फेस वैल्यू क्या है। इसी तरह से प्रत्येक शेयर को एक सीक्वेंस भी दिया जाता है, एक क्रम संख्या दी जाती है, और उस शेयर को उसी सीक्वेंस के नाम से बुलाया जाता है। और जब शेयर इशू किए जाते हैं तो उसके लिए एक शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, और ये शेयर सर्टिफिकेट शेयर पर पोजीशन का एविडेंस होता है। यानी ये शेयर सर्टिफिकेट जिस व्यक्ति के पास होता है, ये माना जाता है कि उस शेयर पर उस व्यक्ति का अधिकार है। इसी तरह से हर शेयर का रजिस्ट्रेशन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन में उसके शेयर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस,
को कितने शेयर इशू किए गए हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स, और जो पेड अप अमाउंट है उसके बारे में लिखा हुआ रहता है, और रजिस्टर में इसका विवरण भी होता है, इसके पर्टिकुलर को रजिस्टर में लिखा जाता है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के विभिन्न अधिकार, दायित्व और कर्तव्य भी होते हैं। यानी जब एक शेयर किसी पर्सन को इशू किया जाता है तो वह उस कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाता है, और उस शेयर होल्डर को जैसे उस शेयर होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं और लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। अंश का मूल्य मुद्रा में ही प्रकट किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि रुपीज़ में इसको डिवाइड किया जाता है। इनका मूल्य अन्य किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। शेयर ट्रांसफरेबल है, लेकिन फिर भी इसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो किसी शेयर की होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल के बारे में बात करेंगे। अधिकृत अथवा पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी, ऑथोराइज्ड यानी अधिकृत, पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड, और नॉमिनल यानी अंकित पूंजी के बारे में। तो अधिकृत या पंजीकृत या अंकित पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसे कंपनी के सीमा नियम द्वारा कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया जाता है। यानी कंपनी की अधिकृत पूंजी वह पूंजी राशि है जिसकी सीमा के अंदर अंदर कंपनी अपने अंश निर्गमित करती है, यानी मैक्सिमम इसे कहा जा सकता है। हालांकि कोई भी कंपनी सीमा नियम में परिवर्तन करके अपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर कैपिटल इशू नहीं की जा सकती, और यदि आप करना चाहते हैं तो आपको मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है इशूड कैपिटल, जिसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। इशूड कैपिटल ऐसी शेयर कैपिटल है जिसे कंपनी समय समय पर अभिदान हेतु निर्गमित करती है, यानी सब्सक्रिप्शन के लिए जो इशू की जाती है उसे ही हम इशूड कैपिटल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथोराइज्ड पूंजी का वह भाग जो समय समय पर अभिदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है, यानी अधिकृत पूंजी का ऐसा हिस्सा जिसे निर्गमित किया जाता है उसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिदत्त पूंजी। अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसके लिए किसी समय विशेष पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदान कर दिया गया है। यानी यदि कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के संपूर्ण पूंजी के लिए अभिदान कर दिया गया है तथा कंपनी द्वारा उन्हें अलॉटमेंट कर दिया गया है, लेकिन यह पूंजी कभी भी निर्गमित और अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अधिकृत पूंजी ऐसी पूंजी है जिसे कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। निर्गमित पूंजी वो है जिसे अधिकृत पूंजी में से इशू किया जाता है, सदस्यों को निर्गमित किया जाता है। और अभिदत्त पूंजी वह होती है, यानी सब्सक्राइब कैपिटल वो है जो सदस्यों के द्वारा सब्सक्राइब की जाती है, यानी उतना पार्ट जितना सदस्यों के द्वारा खरीदा जाता है या लिया जाता है, और ये कभी भी ऑथोराइज्ड और इशू से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जब इशू ही नहीं निकला इतना तो सब्सक्रिप्शन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता है कॉल्ड अप कैपिटल, याचित या आहूत पूंजी जिसे हम कहते हैं। याचित या आहूत पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे चुकाने के लिए मांग की जाती है, यानी सदस्यों से ये कहा जाता है कि इतनी कॉल आपको देनी है। जितनी पूंजी मान ली जाती है, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जितना मांग लिया जाता है या भुगतान के लिए कहा जाता है, वो ही कॉल्ड अप कैपिटल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त या समादत्त पूंजी जिसे कहते हैं। पेड अप कैपिटल या शेयर कैपिटल, पेड अप वह टोटल अमाउंट है जिसे प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर लिया गया है, यानी जितनी अमाउंट सदस्यों के द्वारा पे कर दी गई है, यानी पेड अमाउंट जो होती है, पेड जो कैपिटल होती है,
उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। यानी जितना मांगा गया है कंपनी के द्वारा उसमें से सदस्यों ने जितना जमा करा दिया है वो पेड अप कैपिटल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। यह इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे कंपनी द्वारा आवंटन अंशों पर अभी तक कॉल नहीं किया गया है, अभी तक डिमांड नहीं की गई है, अभी तक मांगा नहीं गया है। पूंजी के ऐसे भाग को कंपनी द्वारा कभी भी भुगतान के लिए मांगा जा सकता है। हालांकि ऐसी मांग कंपनी के आर्टिकल्स और कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही की जा सकती है। लास्ट पॉइंट रहेगा रिजर्व कैपिटल का, आरक्षित पूंजी का। जब कोई कंपनी यह निश्चित कर लेती है कि कंपनी की पूंजी का एक भाग कंपनी के समापन के समय ही यानी उसके वाइंडिंग अप के समय ही माना जाएगा तो कंपनी का वह भाग आरक्षित पूंजी कहलाता है, यानी रिजर्व कैपिटल कहलाता है। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है जिसे किसी कंपनी ने केवल अपने वाइंडिंग अप के समय या समापन के समय या समापन के पर्पसेस को पूरा करने के लिए ही डिसाइड करके रखा है, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। कंपनी ऐसा एक विशेष रिजोल्यूशन पास करके इस अमाउंट को डिसाइड कर सकती है और इसे रिजर्व कर सकती है, और इसकी डिमांड वो तभी कर सकती है जब वाइंडिंग अप के समय उसकी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए उसकी जो एसेट्स होती है वह एडिक्वेट नहीं होती है, वह पर्याप्त नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में वह इस रिजर्व कैपिटल का यूज़ उस पर्पस को पूरा करने के लिए करती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कंप्लीट में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है, उसके बाद में इश्यूड, देन सब्सक्राइब, देन कॉल्ड अप कैपिटल, देन पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। यहाँ एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस क्लासिफिकेशन में से आपको 8 मार्क्स में शॉर्ट नोट मिल सकता है, तो इसे इस पर्पस से बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी जो अंश पूंजी के जो प्रकार हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अंश पूंजी 2 प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसे हम अंशों के प्रकार भी कह सकते हैं। अंशों के प्रकार यानी अंश कितने प्रकार के होते हैं, हम उस पर्पस से भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, साधारण या समता अंश इक्विटी शेयर के बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल सेंस या सामान्य अर्थ में साधारण या समता अंश का आशय कंपनी के उन अंशों से होता है जो कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर नहीं है, यानी जो कंपनी के पूर्वाधिकार अंश नहीं है। जिन अंशधारियों को इन्वेस्टेड कैपिटल के प्रतिफल में लाभांश तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी में से हिस्सा पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुकाने के बाद मिलता है, उन्हें समता या साधारण अंश कहते हैं। यानी सेक्शन 43 क्लोज टू हमें कहता है समता अंश वो अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर मीन्स विथ रेफरेंस टू एनी सच कंपनी ऑल शेयर विच इज़ नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। तो समता अंशधारी ऐसे अंशधारी होते हैं जिन्हें न तो डिविडेंड में पहले अधिकार है और न ही जिन्हें समापन के समय पूंजी पहले प्राप्त करने का अधिकार है, वे समता अंशधारी कहलाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर ऐसी शेयर है या इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन की रिस्क को उठाते हैं तथा उपक्रम की जो बची हुई आय होती है और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इनमें बांटा जाता है। यानी समता अंशों का जो इशू होता है वो मैक्सिमम होता है और यही कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं, और इन पर कभी भी डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश, यानी
जो पूर्वाधिकार मीन्स पूर्व और अधिकार यानी पहले अधिकार, कहने का मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जिन शेयर होल्डर को राइट मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। यानी अन्य प्रकार के अंशों की तुलना में सबसे पहले जो अधिकार होते हैं उन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। समता अंशों के कंपैरिजन में जिन शेयर को विशेष अधिकार होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, वो पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश कहलाते हैं। अंडर सेक्शन 43 क्लोज 1 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिन पर डिविडेंड लेने का पहला अधिकार होता है और बाइंडिंग अप के समय जब रीपेमेंट होता है कैपिटल का उस समय भी इन्हीं को विशेष अधिकार मिलता है। इन अंशों के जो शेयर होल्डर होते हैं या इन अंशों के जो धारक होते हैं, लाभांश और कंपनी के वाइंडिंग अप की सिचुएशन में इन्हें पहले पेमेंट दिया जाता है और इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वह फिक्स रहती है। और इसी तरह से इन अंशों का जो रिडक्शन होता है, जो शोधन होता है या जो पूंजी लौटाई जाती है वह कंपनी के जीवन काल में लौटाई जानी ज़रूरी होते हैं। कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस में ही उसे रोका जा सकता है, अदरवाइज नहीं रोका जा सकता है। तो आज इस क्लास में हमने शेयर कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल्स, जिसमें शेयर कैपिटल के कितने कितने पार्ट होते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड किया जा सकता है और कंपनी की जो शेयर पूंजी है उसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात की। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अब आगे हम स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बात करेंगे कि स्वेट यानी श्रम समता अंश क्या होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर को हम श्रम समता अंश कहते हैं, यानी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन भी इसे कहा जाता है। सेक्शन 2 क्लोज 88 एंड 54 में स्वेट समता अंश यानी श्रम समता अंश जारी करने का अधिकार किसी कंपनी को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 क्लोज 88 और सेक्शन 54 भी आप इसमें ले सकते हैं। उसी में कंपनी को ये राइट दिया गया है कि वह श्रम समता अंश या स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। यह अंश उन कर्मचारियों और संचालकों को जिन्हें कंपनी में विशेष जानकारी, नो हाउ या बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या उपयोगिता वृद्धि, वैल्यू एडिशन से संबंधित कार्य करने के लिए दिया जाता है, उन्हें बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर या नगद के अलावा इन स्पाइट ऑफ कैश अन्य प्रतिफल के बदले में जारी किया जाता है, उसे हम श्रम समता अंश कहते हैं। यानी sweat equity shares means such equity share as are issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। यानी समता अंश कंपनी के कर्मचारी और संचालकों को दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये सिर्फ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसीडरेशन, प्रतिफल के बदले में दिए जाते हैं। और प्रतिफल भी किन चीज़ों का, नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी किसी कर्मचारी का या डायरेक्टर का काम इस तरीके का है कि वो विशेष जानकारी वाला है, यानी नो हाउ या बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला है, तो उन्हें जब नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में जो शेयर इशू किए जाते हैं उन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, विद सेक्शन आपको इसे लिखना होगा। तो इस क्लास में आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड ऑफ शेयर्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम शेयर कैपिटल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।